कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि अब सीटेट का एग्ज़ाम जो है लगभग 1 मंथ के करीब में बच चुका है। लगभग 1 मंथ के मिड मतलब 22 दिसंबर के बाद से आपके सीटेट के एग्ज़ाम डेट आ जाएंगे और डेट एक्सटेंड भी होने वाला है। जो 24 नवंबर तक था वो एक्सटेंड भी होने वाला है। तो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक अपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया है वो फॉर्म को फिलअप ज़रूर कर लें। 2 दिन बचा हुआ है लास्ट टाइम, फॉर्म को फिलअप ज़रूर कर लें और एग्ज़ाम की तैयारी आप बेटर से करें। तो आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आरपी सीटेट पॉइंट में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली जैसे मैं साइंस का टॉपिक वाइज तो मैं वीडियो प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण विज्ञान पेडागोजी, आप थंबनेल देख ही रहे होंगे, संपूर्ण विज्ञान पेडागोजी जो है, जो सभी टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। पेडागोजी मेन होता है, जो 10 नंबर का पेडागोजी आता है और 20 नंबर का कंटेंट आपका आता है, आप जानते ही होंगे यदि आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो, या फर्स्ट बार दे रहे हैं तो आप जान लीजिए कि इसमें 23 नंबर का साइंस आपका जो होता है, साइंस आपका जो होगा वो 30 नंबर और 30 नंबर इसमें आपका मैथ रहता है, जिसमें से 10 नंबर आपका जो ये होता है पेडागोजी होता है और 20 नंबर कंटेंट से होता है। तो टॉपिक मैं करा ही रहा हूँ, उसका टॉपिक मैं करा रहा हूँ। अगर आपने उसको देखा नहीं है और साइंस की तैयारी बढ़िया से करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वो प्ले लिस्ट आप जाके देख लीजिएगा। उतना ही से आपका ये सीटेट जो होगा वो पेपर 2 जो होगा साइंस की तैयारी अच्छे तरीके से हो सकती है। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन अपलोडेड कर चुका हूँ मैं। एक पेडागोजी इस एक वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे कि मैराथन ही इसको समझ लीजिए, एक वीडियो में पूरे क्लास को कवर कर लिया जाएगा। पेडागोजी को हम लोग कवर करेंगे। तो पेडागोजी सेशन को मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे, थंबनेल में भी वही चीज़ है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी फ्री में नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उस पर मिल जाएगा आपको, पीडीएफ इसका अवेलेबल हो जाता है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग क्लास को शुरू किया जाए। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको पढ़ना है कि विज्ञान की शिक्षा जो होती है वो कैसी होनी चाहिए। विज्ञान की शिक्षा जो है वो कैसी होनी चाहिए, तो एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। एनसीएफ कहता है, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फेम इस जानते हैं 2005 के अनुसार विज्ञान शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी को निम्नलिखित प्रकार से समर्थ बना सके, जिससे वह, कुछ बातें नीचे लिखी हुई हैं जिसके अनुसार विज्ञान शिक्षा जो है कैसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी निम्न कार्य करने में समर्थ हो सकते हैं। उस बातों को हम देखते हैं कि वो बातें क्या क्या हो सके, जिससे देखिए विज्ञान किसी भी समाज में, एक मिनट, कैसी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले देखिए विज्ञान जो होता है अपने संज्ञानात्मक स्तर के, कैसे होने चाहिए, अपने संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप विज्ञान के तथ्य एवं धारणाओं को समझना और इसे प्राप्त करने के लिए सक्षम हो जाए। विद्यार्थी इसमें क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट इसमें आपका जो है वो अपने संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप विज्ञान के जो भी तथ्य हैं, यानी जो भी बातें हैं, जो भी तथ्य हैं, उसकी धारणा है, मतलब वो क्या समझाना चाह रहा है, समझने और इसे प्राप्त करने के लिए वो सक्षम हो जाए। पहला विज्ञान का एनसीएफ के अकॉर्डिंग ये बातें होती हैं। दूसरी बातें जो है उन तरीकों और प्रक्रियाओं को समझ सके जिससे वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। दूसरा चीज़ है कि उसको वो समझ पाए, क्योंकि चूँकि जो भी तरीके वो सीख रहा है उस तरीके को वो क्या करे, समझ सके। और विज्ञान एनसीएफ यही कहता है कि उसका वैज्ञानिक ज्ञान जो है वो सृजन किया जा सकता है। मतलब विज्ञान से उसमें वैज्ञानिक ज्ञान जो है वो तरीकों से या प्रक्रिया को समझा के वो उसको सृजन किया जा सके। ये चीज़ें होगी, दूसरी पॉइंट हो गई। तीसरी पॉइंट इसमें देखेंगे कि वो स्वयं को, तीसरी पॉइंट इसमें देखेंगे कि वो स्वयं को क्या करेगा,
तीसरा पॉइंट जो है वो अब वो स्वयं को स्थानीय तथा वैश्विक परिवेश से संबंधित कर सके। तीसरा पॉइंट विज्ञान का क्या होना चाहिए कि वो स्वयं से वैश्विक परिवेश और स्थानीय का मतलब जहाँ है वहाँ, वैश्विक का मतलब पूरे विश्व से संबंधित जो भी चीज़ें है वो स्वयं से करे, स्वयं से करके उसको संबोधित कर सके या सीख सके। चौथा पॉइंट है कि अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा, सौंदर्य बोध एवं रचनात्मक से विज्ञान प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सके। अगला क्या है, अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि वो स्वाभाविक जिज्ञासा मतलब उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए विज्ञान के कोई भी चीज़ को सीखने के लिए। सौंदर्य बोध होना चाहिए, रचनात्मक मतलब कोई भी चीज़ को क्रिएटिव कर ले, और प्रौद्योगिकी जो है उसके बारे में वो परिभाषित उसको कर सके। ये चीज़ें बनानी चाहिए। इसका पाँचवा पॉइंट जो होता है वो है कि यांत्रिक कौशल का विकास करना, यांत्रिक कौशल का विकास करना उसमें होना चाहिए। फिर छठा पॉइंट होता है विज्ञान संस्था की प्रशंसा करना एवं उनके प्रयोगों को समझना। उसका प्रशंसा करें कि हाँ आपने जो किया ये काम अच्छा किया, और उसके प्रयोगों को समझाएं, उसके प्रयोग को समझें कि इसने प्रयोग क्या किया। सातवां सिद्धांत जो एक सिद्धांत का क्रियात्मक शोध सुनिश्चित करना। जब तक वो प्रैक्टिकली उसको प्रूफ नहीं कर पाता, विज्ञान तथ्य पे काम करते हैं कि ये चीज़ याद रखेंगे, तथ्य यानी वो प्रूफ पे, जब तक वो साबित नहीं करेगा वो किसी भी चीज़ को वो मानता नहीं है। यानी तथ्य पे पेडागोजी जो होता है या विज्ञान जो होता है वो वर्क करता है। तो उसका शोध सुनिश्चित करने के लिए उसके बाद से समस्या समाधान संबंधी कौशलों का विकास करना। समस्या समाधान संबंधी जितने भी चीज़ें हैं उसका समाधान करके और उसके संबंधी कौशल का विकास करना भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये थी आपके विज्ञान से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो, कि विज्ञान जो है आखिर में है क्या, और विज्ञान से एनसीएफ जो है उसके अंतर्गत शिक्षा कैसी होनी चाहिए। अब देखिए विज्ञान जो है वो क्या है, एक तरह का है कि विज्ञान किसी भी समाज में लोगों की गरीबी, अज्ञानता और अंधविश्वास के बंधों से मुक्त कर उन्हें विकास की दिशा में प्रेरित करता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछे थे कि विज्ञान जो है ना वो अंधविश्वास को दूर करता है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, आप देख सकते हैं कि ये अंधविश्वास को क्या करता है, अंधविश्वास को ही ये दूर कर देता है। अंधविश्वास जो होता है ना उसको ये दूर करता है, अंधविश्वास को ये ख़त्म कर देगा, अंधविश्वास को ये दूर कर देगा। अंधविश्वास को ये क्या करेगा, दूर कर देगा। इसी बंधन से मुक्त करके उन्हें विकास की दिशा में क्या करता है, वो प्रेरित करता है, यानी विकास की दिशा में उनको लेके पहुंचाता है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप, कि विज्ञान किसी भी समाज के लोगों को, ये तो समझ गए, दिशा में ये क्या करता है, प्रेरित करता है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। अगला पॉइंट देखिए, विज्ञान के लक्ष्य देखेंगे इसमें। ये जिसने भी बनाया है ना इधर उधर कर दिया है जिससे दिक्कत हो रहा है, इसके लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा है। विज्ञान के लक्ष्य क्या है, देखिएगा यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के क्या क्या लक्ष्य हैं ये देखेंगे। पीडीएफ का ये पीपीटी जो है ना बना है वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसके लिए सॉरी, पॉइंट इधर उधर हो गया है। देखिए अगला जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य क्या क्या हैं ये जानना जरूरी है उच्च स्तर पे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें आपका है कि विज्ञान अध्ययन हेतु रुचि बनाना, अधिक रुचि होना चाहिए। विज्ञान के स्वतंत्र अध्ययन हेतु समर्थ बनाना, प्रयोग के लिए सक्षम बनाना, वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग में समर्थ बनाना, उसके बाद से विज्ञान के आंकिक प्रश्नों को हल करने में सक्षम बनाना। विज्ञान पे उच्च स्तर पे अगर जाते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पे यानी मिडिल पे जाते हैं 6 to 8 के लिए, पेपर 2 के लिए ये तैयारी कर रहे हैं ना 6 to 8 के लिए, तो वहाँ पे अगर उच्च प्राथमिकता स्तर पे जाते हैं तो विज्ञान शिक्षण का यानी विज्ञान पेडागोजी जो होता है उसका लक्ष्य क्या होता है, तो सबसे पहला होता है कि उसको रुचि बनाना। ये आपका रुचि जो है ना टैग वर्ड है, आप इसको याद रखेंगे, टैग वर्ड है रुचि। ये जहाँ पे आ जाए समझ लीजिए कि ये सही है। और ये बच्चों के लिए एक्टिव होता है, चूँकि हमारा सीटेट जो होता है
वो बाल केंद्रित पे ज़्यादा डिपेंड रहता है। ठीक है, तो बाल केंद्रित पे ज़्यादा डिपेंड रहता है, तो ये आपका ये रुचि बढ़ाना ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद से दूसरा पॉइंट एकदम यहाँ पे देखिए, ये भी जो है समर्थ बनाना, ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट है पकड़ने के लिए। विज्ञान जो होता है वो स्वतंत्र क्या करता है, अध्ययन हेतु समर्थ बनाता है। यानी समर्थ विद्यार्थी जो है वो समर्थ बनना है, अपने आप पे डिपेंड हो रहा है, वो सही है। इसके बाद से जब समर्थ हो जाएगा तो अपने आप से वो क्या करेगा, किसी भी चीज़ को प्रयोग करने के लिए वो सक्षम बन जाएगा। और जब सक्षम बन जाएगा तो कोई भी वैज्ञानिक उपकरण है उसमें वो क्या करेगा, आसानी से समर्थ कर सकता है, प्रयोग कर सकता है आसानी से उसको। और जब ये सारी चीज़ें उसके अंदर, जब ये चारों चीज़ें उसके अंदर प्रोवाइड हो जाएंगी, वो आ जाएंगी, तो ये हमारा 4 एम अगर पूरा हो गया तो 5वां ऑटोमेटिक वो आंकिक प्रश्नों को हल करने में क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, बना लेगा। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा के यही लक्ष्य होते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखा है, वो चीज़ें पढ़ रहे थे। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर वैज्ञानिक अवधारणाओं को विद्यार्थियों को अनुभव जगत के वातावरण से संबंधित से किया जाना चाहिए। एक पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि हम उच्च प्राथमिक स्तर पे वो लक्ष्य जब देख लिए तो उसको वातावरण से संबंधित किया जाना चाहिए। उसके अनुभव, उसके अंदर जो भी अनुभव है, वैज्ञानिक अनुभव जो भी है, उसको वातावरण से जोड़ना चाहिए, दैनिक जीवन से यानी जोड़ना चाहिए। दूसरा कि विषय वस्तु को क्रियाकलाप आधारित पर बनना चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्वयं करके सीखे। और पाठ्य पुस्तक हो या कोई भी चीज़ें हों, ये किताबें हों, उसमें जो भी चीज़ें लिखी हों वो ऐसा बनाना चाहिए ताकि वो उसमें एक्टिविटी ज़्यादा हो, एक्टिविटी वो कर पाए। तो ये आधारित बनाना चाहिए कि ये विद्यार्थी को स्वयं करके सीखें। ठीक, अगला चीज़ देखेंगे। अब इसमें अगला पॉइंट हमारा जो है, अगला टॉपिक जो है विज्ञान शिक्षा की वैधता, विज्ञान शिक्षा की वैधता है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है संज्ञानात्मक वैधता। संज्ञानात्मक मतलब उसके माइंडली जो वैधता है वो देखिए, पाठ्यचर्या की विषय वस्तु, प्रक्रिया, भाषा, शिक्षण, शास्त्रीय अभ्यास के आयोग के अनुरूप हो और बच्चे के संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर आए। मतलब बच्चे उसको ऑब्जर्व कर पाएँ, जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर, उसके माइंड के अंदर जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे संज्ञानात्मक लिखा हुआ है, यानी जो भी चीज़ें हैं उसको बच्चे जो हैं वो क्या कर पाएँ, बच्चे जो हैं वो ऑब्जर्व कर पाएँ, बच्चे जो हैं वो उसको आसानी से ऑब्जर्व कर पाए। संज्ञानात्मक का मतलब यही हुआ कि वो आसानी से ऑब्जर्व कर पाए, उनके माइंड के अंदर भीतर ये पहुंच जाए। ठीक है, उसको हम लोग संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर, पाठचर्या ऐसा ही होना चाहिए, तो इसको हम लोग संज्ञानात्मक वैधता कहते हैं। इसकी कुछ वैधता है, माने वैलिडिटी है। दूसरा इसमें पॉइंट जो होगा वो होगा प्रक्रिया की वैधता। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या होगा, वो होगा प्रक्रिया की वैधता। देखिए, इसके अंतर्गत पाठचर्या ऐसी है हो जो बच्चों को वैज्ञानिक जानकारी के पुष्टिकरण व सृजन करने की ओर बढ़ाए, जिससे विज्ञान, यहाँ पे देखिए कलर किया हुआ है, यहाँ पे देखिए कलर किया हुआ है कि जिससे विज्ञान में बच्चे के स्वाभाविक जिज्ञासा एवं सृजनशीलता का पोषण हो सके। प्रक्रिया के वैधता में इसमें क्या कह रहा है कि ऐसी चीज़ होना चाहिए, पुष्टिकरण होना चाहिए जिसमें सृजन की ओर बढ़े और विज्ञान में बच्चे की स्वाभाविक जिज्ञासा जो है वो सृजनशीलता और पोषण की तरफ हो। ठीक, ये हो सके तो ये प्रक्रिया की वैधता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट इसका जो होगा वो होगा ऐतिहासिक वैधता। तीसरा पॉइंट जो होगा वो होगा ऐतिहासिक वैधता। इसके अंतर्गत पाठचर्या के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ जानकारी देता है कि विद्यार्थी यह समझ सके कि समय के साथ साथ विज्ञान की अवस्थाएं कैसे विकसित हुई। यानी जैसे विज्ञान जो है वो समय समय के अकॉर्डिंग ये बदलते जाता है। मतलब आज कोई तत्व खोज हुआ, या मान लीजिए सिंपली समझ लीजिए कि आज कोई तत्व खोज हुआ, आगे जाके वो क्या होगा, चेंज हो सकता है। तो समय के साथ विज्ञान जो होता है वो बदलते जाता है, तो कम से कम ये समझ उसके अंदर विकसित होनी चाहिए। इसलिए उसके लिए ऐतिहासिक वैधता भी बताया जाता है, इतिहास से जोड़ के उसको रिलेटेड किया जाता है, जानकारी दिया जाता है, ताकि वो समय के साथ साथ विज्ञान कैसे विकसित हो रहा है ये भी समझ सके।
नेक्स्ट हमारा इसका चौथा पॉइंट जो है वो है पर्यावरण संबंधी वैधता। ये तो इतिहास से था, अब उसको पर्यावरण के अकॉर्डिंग भी जोड़ना चाहिए। हेडिंग हमारा यही है, पर्यावरण संबंधी वैधता। देखिए इसके अंतर्गत विज्ञान को विद्यार्थियों के स्थानीय व वैश्विक पर्यावरण के संदर्भ में रखा जाए ताकि वह विज्ञान के तकनीक व समाज के पारिवारिक संवाद के मुद्दों को समझ सकें। जब तक बच्चा इंटरकनेक्टेड नहीं होगा एनवायरनमेंट से, तब तक उसके तकनीकों और समाज में किस तरह से रहना है, पारस्परिक संवाद कैसे करना है, वो मुद्दों को समझ नहीं पाएगा। तो पर्यावरण संबंधी वैधता में उसको पर्यावरण से संबंधित और विश्व में जितनी भी चीज़ें, स्थानीय चीज़ें हैं, तकनीकी है, समाज कैसे संवाद करना है, ये सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब अगला देखेंगे कि वैज्ञानिक और इसमें एक और चीज़ जो होता है, पांचवा पॉइंट जो होता है इसी का, वो होता है नैतिक वैधता। देखिए इसके अंतर्गत प्राचार्य, ईमानदारी, वस्तुपरक, सहयोग, भय, पूर्वाग्रह, आज़ादी जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करें और विद्यार्थी में पर्यावरण एवं जीवन संरक्षण के प्रति चेतना को विकसित करें। इस वैधता में क्या है, तो यहाँ पे एक देखिए एक टैग वर्ड है आपका प्रोत्साहित करना, सहयोग करना, वस्तुपरक, ईमानदारी, ये जहाँ आ जाए वो बच्चे के लिए क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। साइंस में आप शायद ही कोई बताया होगा, जितने भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं शायद ही कोई बताया। इस समय आपको अलग से टैग वर्ड दे दूंगा। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड, ये जितने प्रोत्साहित करना जो है ना, ये प्रोत्साहित करना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं और इसमें बच्चे जो होते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। आगे देखते हैं, अगला देखेंगे इससे विधि, प्रोजेक्ट विधि। पहले देखिए यहाँ पे समझेंगे विज्ञान शिक्षा की विधियाँ क्या क्या है, तो विधियाँ समझेंगे। तो विज्ञान शिक्षा की जो मुख्य विधि होती है वो 5 होती है। एक होती है संभाषण विधि, एक होता है प्रयोगशाला विधि, एक होता है ह्यूरिस्टिक विधि, एक होता है प्रोजेक्ट विधि, एक होता है नियोजित अनुदेशन विधि। जी दोस्तों, जी फ्रेंड्स, ये इसमें 5 विधियाँ होती है विज्ञान शिक्षा की। कौन कौन विधि? 5। संभाषण में, प्रदर्शन विधि में क्या होता है, इसमें भाषण दिया जाता है और भाषण दे के तथ्यों को या जो भी चीज़ें हैं उसको बताया जाता है। प्रयोगशाला विवेचन विधि में क्या होता है, वर्कशॉप में लेके जाया जाता है, उसको प्रयोग कराया जाता है कि ये प्रयोग करो। हेउरिस्टिक विधि में क्या होता है, उसको जस्ट बच्चे को कुछ दिया जाता है कि एक्टिविटी करो अपने आप से, हैंड से बनाने के लिए हस्तपरक हेउरिस्टिक विधि इसको उपयोग करते हैं। प्रोजेक्ट विधि में ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। प्रोजेक्ट विधि इसको मैं अभी डिटेल से नीचे इसी में PDF में बताऊंगा इसी वीडियो में। और नियोजित अनुदेशन में इसमें क्या किया जाता है कि अनुदेश दिया जाता है कि आपको इसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। आई होप आपको विधि याद हुआ होगा और समझ पाया होंगे। चलिए थोड़ा सा प्रोजेक्ट विधि के बारे में हम जान लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है। इसके क्या क्या है सोपान, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट विधि के सोपान, यानी क्या क्या इससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रोजेक्ट हम क्या करते हैं, परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद से योजना का चयन और उसके उद्देश्य का स्पष्टीकरण। फिर हम योजना बनाएंगे कि क्या योजना है, उसका चयन कर लेंगे। उसके बाद से फिर उसके उद्देश्य का स्पष्टीकरण करेंगे। मतलब जब तक उसको बताएंगे नहीं कि हाँ इस उद्देश्य से ये काम किया जा रहा था, तो सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न करेंगे, यानी उसका माइंड को एक्टिव करना सिखाएंगे। और फिर योजना बनाएंगे, फिर उद्देश्य का स्पष्टीकरण करेंगे। तीसरा जो होगा वो प्रोजेक्ट का नियोजन करेंगे। अब प्रोजेक्ट पे उसको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। फिर चौथा जो है प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करेंगे, यानी वो काम कैसे करता है, काम करना स्टार्ट होगा। फिर पांचवा पॉइंट जो होगा वो मूल्यांकन करेंगे कि हमने जो ये 4 चीज़ है, हमने जो ये चारों चीज़ें जो बताई, ये चारों चीज़ का मूल्यांकन करें। मूल्यांकन करना उसको बोलते हैं जिसमें बच्चा क्या सीखा, क्या ऑब्जर्व किया है और क्या जितनी भी चीज़ें, जैसे मैं ही आपको पढ़ाऊँ तो आपको कितनी चीज़ें समझ में आई, उसका मूल्यांकन हम जस्ट पढ़ा है तुरंत कर ले। तो ये चारों चीज़ अगर हो गया तो उसका मूल्यांकन करना ज़रूरी है। और जब मूल्यांकन हो गया तो कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाएगा, तो लास्ट में रिपोर्ट तैयार कर देंगे। तो प्रोजेक्ट विधि में यह चीज़ होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे।
आगे देखिए, आगे जब इसमें एक ही पॉइंट और बच जा रहा है, एक पॉइंट बच जा रहा है शिक्षण सामग्री। इसके शिक्षा सामग्री क्या है, देखिए एक हेडिंग छूट चुका है। 1 मिनट बस, 1 मिनट देखते हैं है कि नहीं। वो छूट चुका है। चलिए देखिए इसकी विधि क्या क्या होती है, सामग्री क्या क्या होती है ये जान लेंगे। TLM इसको बोला जाता है, टीचर लर्निंग मटेरियल। TLM इसको कहा जाता है, टीचर लर्निंग मटेरियल। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है विज्ञान में। एक होता है श्रव्य शिक्षा सामग्री, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ऑडियो टेप, ऑडियो CD, ये जो होते हैं ये श्रव्य शिक्षा सामग्री होते हैं, मतलब सुन के ये पढ़ने वाले होते हैं। इसके अलावा होता है दूसरा जो होता है दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री, यानी हम दिखाई भी दे सके और सुन भी सकें। तो उसमें टीवी आया था, कंप्यूटर आया था, फिल्म आया था, प्रोजेक्टर, चलचित्र, डिजिटल पाठ्य सामग्री, मल्टीमीडिया, पाठ्य पुस्तक इत्यादि, ये जितने होते हैं ये दृश्य श्रव्य शिक्षा सामग्री होते हैं। और ये श्रव्य यानी सुन के बच्चे सीखेंगे, और इसमें देख के भी और सुन के भी बच्चे क्या करेंगे, बच्चे किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, मतलब वो सीखेंगे, सीख पाएंगे। तो ये साइंस की विधि थी। अब आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा। अब यहाँ पे जाके ये पूरी एक ही क्लास, बस इतना ही आप देख लेंगे तो इतना ही से आपका पेडागोजी जो होगा वो आसानी से 15 नंबर का 10 नंबर का पेडागोजी आता है, तो 10 में तो 8 आपका रखा हुआ है। इस एक क्लास को केवल आप देख सकते हैं, देख लेंगे तो आइए आपको ये क्लास कैसा लगा उसको आप बताइएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इस वीडियो से मैं शायद आपको कुछ दे पाया हूँ, आपके लिए अगर हेल्पफुल वीडियो है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।